along the period first decreases because nuclear charge increases. In the middle it is going to be constant because nuclear charge increases and electronic repulsions also increases. These two are going to balance each other. These two factors are going to cancel each other. जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे तो नेट इफेक्ट इज नो इफेक्ट. लास्ट में हमारे पास है रेडियस इंक्रीज क्यों हुआ. अब वो कहते हैं बिकॉज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीजेस. लास्ट में उनका कहना है कि जो रिपल्शंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इंक्रीजेस देयरफॉर रेडियस इंक्रीजेस. जिंक में D10 आ जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को इतने ज्यादा रिपेल करेंगे कि वो रिपल्सिव फोर्सेस ही डोमिनेट कर जाएगी. न्यूक्लियर चार्ज का डोमिनेशन हमें नजर ही नहीं आएगा. ठीक है, तो पहले हमें किसका डोमिनेशन नजर आया. न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि शेल्स में इलेक्ट्रॉन था D1, D2, D3 तो रिपल्शन ज्यादा नहीं थी. जैसे हम D6, D7, D8 पे आए तो D6, D7, D8 आपस में रिपल्शन क्रिएट कर रहे थे. चार्ज भी बढ़ रहा था और रिपल्शंस भी. और लास्ट में जाके जब हमने कहा कि साइज इंक्रीज कर रहा है तो रीजन दिया गया क्योंकि रिपल्शंस क्या कर गई थी, इंक्रीज हो गई थी. इतनी इंक्रीज हो गई कि न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट ही नहीं कर पाया. ये सब बता क्या व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड. तो डी ब्लॉक में न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस, हाउ दीज आर रिलेटेड एंड हाउ रिपल्शंस आर कमिंग इन बिटवीन. नेक्स्ट पॉइंट इज, नोट कर लिया ये सबने. जल्दी से नोट करो बेटा, बातें नहीं बट समारा सेंटर नोट करो बेटा जल्दी से. छोटा सा ये 2-3 लेक्चर 9 सितंबर से पहले मैम कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा. आधा हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा. फिर आ जाएगा. फुल मार्क्स आ जाएगा. लेके आऊंगा. Note it down. Okay, beta, now write down. Atomic radius increases from scandium to yttrium series. Atomic radius increases from scandium to yttrium series. Yttrium series. यानी जब हम 3D से 4D की तरफ चलेंगे डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता हुआ नजर आता है. बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. अगर हम रेडियस का कर्व चेक करें तो हमें नजर आता है कि रेडियस का ग्राफ, ये अगर स्कैंडियम सीरीज का कर्व है तो यट्रियम सीरीज की वैल्यूज यहां कहीं है. दिस इज यट्रियम सीरीज. तो हम ये कह सकते हैं कि स्कैंडियम सीरीज, यट्रियम सीरीज. तो रेडियस कर्व इज लाइक, ये रेडियस ऑफ स्कैंडियम सीरीज है 10 मेंबर्स ऐसे पड़े हुए. यट्रियम सीरीज उससे ऊपर जा रहा है तो रेडियस बढ़ गया. इट मीन्स यट्रियम सीरीज का साइज स्कैंडियम सीरीज से बड़ा था. ये पॉइंट समझ आया. ये हम रेडियस प्लॉट कर रहे हैं. रेडियस इज नाउ इंक्रीजिंग साइड पे. क्लियर है यहाँ तक. और इस साइड पे हमारे पास होगा एटॉमिक नंबर इन स्कैंडियम का, फिर देन टाइटेनियम एंड सो ऑन. नेक्स्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ योर लेंथिनम सीरीज इज ऑलमोस्ट सेम टू दैट ऑफ यट्रियम सीरीज. रेडियस ऑफ लेंथिनम सीरीज is almost same to that of yttrium series members.
देखो पहले तो बड़ा अच्छा इंक्रीज नजर आ रहा था हमें, लेकिन वो एकदम से एट्रियम से जब हम लेंथेनम पे गए तो वो इंक्रीज दिखना बंद हो गया। ठीक है, यानी पहले डाउन द ग्रुप क्या कर रहा था, इंक्रीज इन द साइज, तो हमने कहा शेल्स बढ़ रही है, साइज बढ़ेगा। लेकिन जैसे हम एट्रियम से लेंथेनम की तरफ गए तो लेंथेनम सीरीज जो थी उसमें हमें साइज जो है ऑलमोस्ट बराबर सा ही नजर आया। ये पॉइंट समझ आया? नेक्स्ट देखो, बिकॉज ऑफ, अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी तक यानी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जर नब मो तक एंड सो ऑन, और यहाँ पे था ला हफ ता व रे, और ये बीच में 14 लेंथेनॉइड्स। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि रेडियस को यहां से यहां जाने में क्या करना चाहिए था, इंक्रीज। लेकिन जर्कोनियम और हेफनियम का साइज, रेडियस ऑफ जर्कोनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ हेफनियम। सेम वे नायोबियम और टेंटलम बराबर से दिखते हैं। मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन ऑलमोस्ट इक्वल, टेक्नीटियम एंड रेडिनियम ऑलमोस्ट सेम रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर नजर आने लग गई थी। यानी इनके रेडियस की वैल्यू देखें तो अगर ये 150 है तो 151 नजर आएगा, तो थोड़ा सा एक आधे पिकोमीटर से ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आता। तो रीजन दिया गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई इट इज सो, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाई रेडियस ऑफ जर्कोनियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेफनियम, तो आंसर होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज दिस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो राइट डाउन, it is regular small decrease in the lanthanoids. It is regular small decrease in the lanthanoids decrease in the lanthanoids due to increasing nuclear charge increasing nuclear charge and poor screening effect of D and F electrons. अब इसका मतलब जरा समझ लो क्या है। देखो बेटा, आप यट्रियम से जर्कोनियम तक जाओगे तो एटॉमिक नंबर 39 से 40 तक जाएगा। एक का इंक्रीज हुआ तो साइज का कम से कम 15 पिकोमीटर का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, 15 पिकोमीटर से डिफर करता है। जब हम लेंथेनम से हैफनियम तक जाते हैं तो यहाँ पे 14 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस पड़ जाएगा कि ये 57 है तो ये सीधा ही 72 आ जाता था। ठीक है, ऐसा ही था। हम देंगे ये 15 एलिमेंट्स, ये 14 बीच वाले आ गए थे और ये 15th एलिमेंट था, तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हुआ 15 से, लेकिन ये 15 जंप वाइज, यानी यहां से यहां का जंप अगर 15 फीट का है, 15 फीट को मैंने 15 पिकोमीटर मान लिया, तो ये 15 फीट का डिफरेंस है। लेकिन लेंथेनम से हैफनियम तक का डिफरेंस भी 15 फीट का ही है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो 14 एलिमेंट्स बीच में प्रेजेंट हैं, ये आपस में एक से दूसरे तक जाते हुए, जैसे लेंथेनम से सीरियम ल्यूटीशियम तक जाना हो, तो ये बड़े धीरे धीरे छोटा छोटा कदम, यानी इनका कदम ऐसा है, एक एक फिंगर हम जंप करते जाएं तो ये 14 बार ऐसे चलेंगे। ये 14 बार एक एक फिंगर से चलेंगे तो इतना सा ही चेंज पर कर पाएंगे। 14 एलिमेंट्स आप चले गए आगे, लेकिन साइज का इंक्रीज एक एक फिंगर से बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक ही एलिमेंट आगे जाते हो तो सीधे ही 14 फिंगर्स, यानी ये 14 एलिमेंट ऐसे ऐसे चल रहे हैं और ये अकेला ही इतना बड़ा जंप ले लेता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे है तो डिक्रीज इन साइज, लेकिन ये बहुत कम डिक्रीज होता है, रेगुलर स्मॉल डिक्रीज इन द साइज।
और रेगुलर स्मॉल डिक्रीज इन द साइज की वजह से यहां से यहां आने में भी उतना ही डिफरेंस पड़ता है जितना हमें यहां से यहां तक का गैप नजर आता है। तो अल्टीमेटली अब आप कहोगे यहां से यहां तक गए तो साइज 15 पिकोमीटर, मैंने कहा यहां से यहां गए तो साइज 15, तो फिर तो इसका साइज, ये जब इससे बड़ा है तो इसका साइज भी तो बराबर नहीं आना चाहिए था, कुछ तो डिफरेंस आता। लेकिन आप जरा सोच के देखो न्यूक्लियर चार्ज में क्या फर्क पड़ा। न्यूक्लियर चार्ज इसका और इसका कंपेयर करें तो कितने का डिफरेंस क्रिएट कर चुके हैं हम, 32 का डिफरेंस। तो न्यूक्लियर चार्ज आपने 32 से बढ़ा दिया और साइज को आप धीरे धीरे बढ़ाने लग गए। अल्टीमेटली दोनों का रेडियस हमें क्या नजर आया, इक्वल नजर आया। क्या रीजन दिया क्या कि ये जो 14 एलिमेंट्स है, ये जब 14 बार आप जंप लोगे तो एक छोटा छोटा जंप लेते हैं, सिर्फ एक पिकोमीटर बड़े होते हैं एक दूसरे से। यानी आप 14 एलिमेंट क्रॉस कर गए लेकिन पिकोमीटर कितने क्रॉस कर पाए, सिर्फ 14 या 15 पिकोमीटर्स। और हेफनियम आ गया, हेफनियम के केस में न्यूक्लियर चार्ज 32 से बढ़ गया, ठीक है, यहां से यहां जाने में न्यूक्लियर चार्ज 32 से इंक्रीज हो गया, तो रेडियस का कोई इंक्रीज हमें नजर ही नहीं आया। तो उसका मेन कॉज बना वो 14 लेंथेनॉइड्स जो बीच में आके इंटरफेयर कर रहे थे, और इसका नाम रख दिया गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये पॉइंट समझ आ गया। तो व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी इन 14 लेंथेनॉइड्स के साइज में जो थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन नजर आ रही है, स्मॉल डिक्रीज इन द साइज, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये पॉइंट समझ आ गया। अब हमारे पास जब भी हम यट्रियम से लेंथेनम सीरीज पे जाएंगे, हमें हर बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हर बार लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाया करेगा, ठीक है। यानी 3D सीरीज स्कैंडियम सीरीज है, 4D और 5D सीरीज की काफी सारी प्रॉपर्टीज, साइज, आयोनाइजेशन काफी कुछ रिजेंबल करेगा, और वो क्यों रिजेंबल करेगा या क्यों उनमें वेरिएशंस नजर आएंगी, वो सारा चेंज, वो डिफरेंस क्यों नजर आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो जी, समझ आ गया सबको? हाँ, 14 एलिमेंट्स हो गए ना, हर एक इलेक्ट्रॉन से एक एलिमेंट आएगा, तो वो जो 14 एलिमेंट है उनकी वजह से ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज ही हो रहा है। साइज का डिक्रीज होना चाहिए था ना, तो साइज का डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है और चार्ज भी है, दोनों का ओवरकम ये नजर आया कि साइज थोड़ा सा डिक्रीज किया, हल्का सा डिक्रीज, ज्यादा डिक्रीज नहीं कर पाया, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर एटॉमिक रेडियस। समझ आ गया रेडियस का ट्रेंड क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, कवर अप। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ध्यान से नोट करना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। D block elements are having tendency to show variable oxidation states. D block elements are having tendency to show variable oxidation state. Because of participation of Ns and N-1 d electrons in chemical reactions. तो हम कहते हैं these are going to show variable oxidation state because of participation of Ns and N-1 d electrons in chemical reaction. स्कैंडियम से बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। बेटा स्कैंडियम के पास है 4s2 3d1, तो आप बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर सकते थे? 4s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते पहले वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के 2 जाने के बाद 3d रखने का भी क्या फायदा था? तो स्कैंडियम कहता है कि मेरा 3d भी ले जाओ, क्योंकि स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 18 4s2 3d1। तो अब बताओ 4s2 तो वो लूज करना ही चाहता है बिकॉज इट इज वैलेंस शेल,
अगर 3D भी चला जाए तो बेटर ये आर्गन बन जाएगा। तो स्कैंडियम सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करता है +3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज इज हैविंग ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर है स्कैंडियम। स्कैंडियम एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही वैलेंसी शो कर पाता है। हाँ जी, +1 क्यों? पहले 4s जाएगा ना, 4s से क्यों लूज करेगा? एक क्यों करेगा? पहले दो नहीं जाने देगा। ठीक है। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन में हमें दिखता है कि या तो 2 लूज कर दो या 3 कर दो या 4। तो टाइटेनियम 2, 3, 4 सारी वैलेंसीज शो कर सकता है। वेनेडियम 4s2 3d3 तो साफ नजर आता है +2 +3 +4 +5 तक उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी बेटा। थ्री डी 3D1 से कोई कंपाउंड नहीं बनाता, यानी इसका कोई भी कंपाउंड हमारे पास ऐसा है ही नहीं जिसमें वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दे। एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। क्रोमियम 4s1 3d5 तो 4s1 3d5 में 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी 6 तक आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नोट कर सकते हो। 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलमोस्ट अनस्टेबल है, मैं यहाँ पे क्रॉस लगा रही हूँ। +1 क्रोमियम एग्जिस्ट नहीं करता। देखने में तो लगता है कि बन जाना चाहिए, बट क्रोमियम +1 इज नॉट एग्जिस्टिंग। देन वी हैव इज मैंगनीज 4s2 3d5 इट इज +2 +3 +4 +5 +6 +7 7 तक मैंगनीज जाएगा। लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब हम कहेंगे 4s2 3d6 था तो आयरन +2 बनता है और +3। जैसे वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसके बाद वो अगला इलेक्ट्रॉन D5 में से नहीं देता। हम कहेंगे देता क्यों नहीं है, जब ये D5 में से दे सकता है तो ये क्यों नहीं देता? आपके दिमाग में पक्का यही आएगा कि मैम जब क्रोमियम D5 में से दे सकता है, मैंगनीज D5 में से दे सकता है, तो आयरन को क्या प्रॉब्लम है, वो भी D5 में से दे दे। लेकिन जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो साइज क्या होता जा रहा है? डिक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। तो यहां से वो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना और यहां से 3 या 4 या 5 6 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफरेंस है। इसका D का इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज कंपेयर टू आयरन के D के इलेक्ट्रॉन को छेड़ पाना। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल अब ये सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे D के, ये D के थोड़े से इलेक्ट्रॉन देते हैं और अपने आप को D5 बना के स्टेबल कर लेते हैं, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम इनसे नहीं निकाल पाते। तो आप कहोगे मैंगनीज तक आप मैक्सिमम पे पहुंच गए, इसके बाद अब ये कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे 4s2 3d7 तो क्या सोच पाओगे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएंगे? +2 +3 +4 ऐसा होना चाहिए क्योंकि D7 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। निकल के केस में 4s2 3d8 हमें लगा शायद ये +2 +3 +4 +5 तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ये 5 एग्जिस्ट करता है, 3, 2 और 4 तक। 4th वैल्यू भी इसकी बहुत हाई हो जाती है, तो हम कहेंगे निकल सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टेबल शो कर पाता है। कॉपर इज 4s1 3d10। हाँ जी सुकृति बोलो। बेटा आयरन के केस में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो +2 हो जाएगा ना, फिर D6 में से ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 हो गया, ये D5 बच गया। तो D5 के बाद आयरन लूज नहीं करता। हाफ फिल्ड जब हो जाता है आयरन तो आयरन उसके बाद लूज नहीं करता, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जबकि मैंगनीज में वो लूज करता रहता है।
ठीक है। और रीजन ये दिया गया कि आयरन जो है उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती हैं, इसलिए वो और इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। समाना सेंटर कुछ पूछ रहे थे आप? कुछ पूछ रहे थे? उसमें वो न्यूट्रल होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा उसकी। NiCO4 जो होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल है, तो निकल 0 पे होता है तब। ठीक है, +5 नहीं होता। निकल और कोबाल्ट का कोई बॉन्ड नहीं बनता। निकल वो जो CO होता है वो कार्बोनिल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कॉपर +1 के अलावा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर गया। और ये भी हमारे लिए एक दिमाग खपाने वाली बात बनी। हमें लगा कॉपर को तो बस एक ही लूज करना चाहिए, इसको क्या जरूरत है दूसरा लूज करने की, लेकिन ये दूसरा भी लूज कर गया। और जिंक के केस में 4s2 3d10 सिर्फ +2 ही बना। हाँ जी बेटा, कॉपर का क्या कह रहे हो? कॉपर, हाँ हाँ, और जो CuO होता है वो रूम टेम्परेचर, अभी बताती हूँ इसका रीजन, बताती हूँ, यहीं पे है इसका रीजन, इसी में। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इस पूरे चार्ट में से जो समझ आया वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्लियर, वो ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जिस्टेंस पहले इंक्रीज, मिडल तक मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद हमारी कंफ्यूजन स्टार्ट हुई, जरा मैं बताती हूँ कंफ्यूजन आपकी जो नंबर 1।